ये अपराध की सच्ची कहानी रंगा और बिल्ला की है। साल 1978 में आकाशवाणी जा रहे भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा की रंगा और बिल्ला ने अपहरण करके हत्या कर दिया था। हत्या से पहले मासूम गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार भी किया गया था। इस अपराध ने देश को झकझोर कर रख दिया था। तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद से वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस से बात किया था। जब अपराधी रंगा और बिल्ला को अंत में फांसी मिली तो रंगा फांसी के 2 घंटे बाद तक जिंदा रहा। रंगा का नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का नाम जसवीर सिंह था। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। रंगा पेशे से ट्रक ड्राइवर था। फिर वो बम्बई, जिसे अब मुंबई कहते हैं, वहां जाकर टैक्सी चलाने लगा। बिल्ला हल्के फुल्के क्राइम करता हुआ बॉम्बे पहुंचा और वहां जाकर पेशेवर अपराधी बन गया। बिल्ला बहुत ही गुस्से वाला था। बात बात पे मारपीट और लड़ाई कर लेना उसकी आदत सी बन गई थी। इन दोनों को बॉम्बे में एक श्याम नाम के आदमी ने मिलवाया था। दोनों मिलकर एक गैंग जैसा बना लिए और मिलकर वारदात को अंजाम देने लगे। अक्सर ये बच्चों को किडनैप करते और फिरौती में अच्छी खासी रकम वसूल कर उसे छोड़ देते। किडनैपिंग में रंगा की टैक्सी बहुत काम आती थी। रंगा कार चलाने में माहिर था। बिल्ला ने नंबर प्लेट बनाने में मास्टरी हासिल कर लिया था। नंबर प्लेट बनाने में बिल्ला इतना दक्ष हो गया था कि वो अपने आप को उस्ताद कहता था। अपराध करते करते दोनों की हिम्मत बहुत ही बढ़ गई। दरअसल उन्होंने चोरी, मारपीट, अपहरण, फिरौती के अनगिनत कारनामे अंजाम दिए, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। धीरे धीरे वो सातिर अपराधी बन गए। रंगा और बिल्ला को दुनिया ने तब जाना जब दिल्ली में उन्होंने एक हैरत अंगेज वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद तो ये हर न्यूज़पेपर, रेडियो, दूरदर्शन में छा गए। चाहे वो चाय की दुकान हो या पान का, बात रंगा बिल्ला की ही हो रही थी। याद रहे कि वो वक्त ना तो केबल टीवी था, ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया। लोग इन खबरों को अखबार, टीवी या एक दूसरे से सुनकर जानते थे। 26 अगस्त 1978 बात दिल्ली की है। वो बरसात का मौसम था और शाम को हल्की बारिश हो रही थी। बारिश में लोग कम ही निकलते हैं घर से और सड़कें उन दिनों सुनसान हो जाया करती थी। उसी दिन इंडियन नेवी के एक ऑफिसर जो धौला कुआं में अपने गवर्नमेंट फ्लैट में रहते थे, उनके बच्चों को, जिनका नाम गीता जो कि 16 साल की लड़की थी और संजय जो कि 14 साल का लड़का था, दूरदर्शन के एक प्रोग्राम में जाना था। गीता और संजय की बात करें तो गीता ने अभी 12वीं के एग्जाम को पास करके अच्छे मार्क्स लाई थी। इसके बाद उन्होंने जीसस और मैरी कॉलेज में अपना दाखिला ले लिया था। संजय 10वीं का छात्रा था। वो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ता था। पूरा परिवार संगीत में बहुत ही रुचि रखता था। गीता को अपने स्कूल से ही गाने का शौक था। आकाशवाणी पे उन दिनों एक प्रोग्राम आती थी, युगवाणी। ये प्रोग्राम बहुत ही फेमस था। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। उस रेडियो के दौर में ये प्रोग्राम युगवाणी बहुत 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 लोकप्रिय था। उस दिन संसद मार्ग में स्थित आकाशवाणी भवन में गीता की रिकॉर्डिंग थी। उस दिन गीता की रिकॉर्डिंग 7 बजे थी। 8 बजे युगवाणी का प्रसारण था। अपने भाई संजय को साथ लेकर गीता करीब 6 बजे आकाशवाणी के लिए निकलती है। उन दिनों यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। दोनों भाई बहन एक जानकार जो उनके कॉलोनी में ही रहते थे, उनसे लिफ्ट लेकर गोल डाक खाने पहुंचे। गोल डाक खाने से संसद मार्ग थोड़ी ही दूरी पे है। संसद मार्ग पे ही आकाशवाणी भवन है, जहां इन दोनों को जाकर अपनी रिकॉर्डिंग करानी थी। हल्की बारिश भी शुरू हो गया था। वो लोग इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहां एक कार गुजर रही थी। लिफ्ट के लिए दोनों भाई बहन ने हाथ दिया। देते हुए क्यों ना, बारिश के मौसम में वहां पे ऑटो नहीं मिल रहा था और रिकॉर्डिंग में अब थोड़ी ही समय बचा हुआ था। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वो दोनों सातिर अपराधी रंगा और बिल्ला बैठे हुए थे। पहले तो रंगा और बिल्ला अपनी गाड़ी में आगे बढ़ जाते हैं। तभी बिल्ला को लगता है कि ये दोनों बच्चे
कुछ अमीर घराने के लग रहे हैं। अगर इनको किडनैप किया जाता है तो मोटा रकम मिल सकता है। रंगा और बिल्ला उसी हफ्ते मुंबई से वापस हरियाणा आए थे। फिर दिल्ली में आकर मजलिस पार्क में एक कमरा किराए पर ले लिया था। गाड़ी चोरी करना और नंबर प्लेट बदलने में तो वो माहिर थे ही। दोनों ने उस दिन 2 गाड़ियां पहले ही चोरी की थी, लेकिन जब वो गाड़ियां उनको कुछ जची नहीं तो उन गाड़ियों को सड़क के किनारे छोड़कर वो आगे बढ़ गए। फिर वो पहुंचे अशोका होटल। वहां से उन्होंने एक चमचमाती फिएट गाड़ी चुरा ली। गाड़ी चुराने के कुछ समय बाद ही बिल्ले ने उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया और अब वो गाड़ी लेकर गोल्ड डाक खाने के पास थे। आपको लग रहा होगा कि इतनी आसानी से गाड़ियां चोरी कैसे हो जाती थी। तो हाँ, ये दौर था जब गाड़ियों को चोरी करना बहुत ही आसान था। उन दिनों गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग, गियर लॉकिंग या इंजन इमोबिलाइजर नहीं होते थे और गाड़ियों को बहुत आसानी से चोरी किया जा सकता था। 26 अगस्त यानी वारदात के ही दिन अशोका होटल से गाड़ी चुराकर रंगा और बिल्ला अपने शिकार ढूंढते हुए गोल्ड डाक खाने पहुंच गए थे। वहां उन्होंने हाथ हिलाते हुए संजय और गीता चोपड़ा को देखा था। ड्राइविंग सीट पे रंगा बैठा हुआ था। रंगा अपनी गाड़ी लेकर वापस आता है और गीता और संजय को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। गीता और संजय रंगा और बिल्ला को आकाशवाणी भवन के सामने छोड़ देने को कहते हैं। थोड़ी देर में ही बच्चों को यह पता चल जाता है कि ये गाड़ी आकाशवाणी भवन की तरफ तो नहीं जा रही है। उन दोनों ने रंगा और बिल्ला से विरोध किया और कहा कि अंकल, ये गाड़ी कहां ले जा रहे हैं। इस पे रंगा और बिल्ला ने उन्हें डांटा और कहा, चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा बोलने की कोशिश की तो यहीं पे मार डालूंगा। बच्चे अब डर गए। दोनों ने डर कर चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों ने दरवाजा भी खोलने का प्रयत्न किया। बच्चों की चीख पुकार आसपास के कार और स्कूटर वालों को सुनाई दे दिया। वो इस कार का पीछा करने लगे। एक स्कूटर वाले तो गाड़ी के दरवाजे तक भी पहुंच गया था। कई लोगों ने रंगा और बिल्ला की शक्ल देख लिया और गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था। उन दोनों ने यह भी देखा था कि गाड़ी के अंदर 2 बच्चे हैं और वो चीख चिल्ला रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि उस दौर पे गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग नहीं हुआ करती थी और अगस्त के महीने में उमस भरी गर्मी होती है। ऐसे में गाड़ी का शीशा खुला हुआ था। लोगों को अपनी गाड़ी का पीछा करता देख रंगा ने एक्सीलेटर पे पैर तेजी से दबाया और गाड़ी को भगाकर लोगों से दूर ले गया। इसके बाद जो हुआ वो इतना खौफनाक है दोस्तों कि किसी कमजोर दिल वालों को दिल का दौरा पड़ सकता है। 7 से ज्यादा बज चुका था। अब अंधेरा हो चुका था। रंगा बिल्ला ने गाड़ी धौला कुआं की तरफ मोड़ दिया। वो रास्ता उस समय बिल्कुल सुनसान होता था। अब रंगा बिल्ला दोनों ने पूछना शुरू किया कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। बहादुर बच्चों ने निडर होकर गर्व से कहा कि मेरे पिता भारतीय नौसेना में यानी भारतीय नेवी में कैप्टन हैं। रंगा को लगा कि ये सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, इनके पास पैसा नहीं होगा, इन्हें उतार कर किसी और को ढूंढते हैं। लेकिन तभी बिल्ला ने कहा कि मैं इनको नहीं उतारूंगा। रंगा बिल्ला में ज्यादा खतरनाक बिल्ला ही था और वो रंगा की बातों को अक्सर काट कर अपना सिक्का चलाता था। किसी को किडनैप करने के बाद बिना फिरौती लिए उसे छोड़ देना वो अपनी शान के तौहीन समझता था। फिर रंगा बिल्ला में बहस होती है कि गाड़ी भी चोरी की है, लोगों ने देख भी लिया है, ये नेवी वालों के बच्चे हैं, अगर छोड़ दिया तो पकड़े जाएंगे। इसी बीच बच्चों और बिल्ला में हाथापाई शुरू हो जाती है। गाड़ी अब और भी सुनसान सड़क पे पहुंच चुकी थी। रंगा बिल्ला अब दोनों को कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों तुम्हें उतार देंगे, बस कोई गाड़ी दिख जाए तुम हाथ देना, वो गाड़ी रुक जाएगी, फिर तुम उस गाड़ी में बैठकर चले जाना। दोनों गीता और संजय को कन्विंस करते हैं और दोनों बच्चे मान जाते हैं। ये रंगा बिल्ला की एक चाल थी। दोनों आंखों के इशारों से कुछ बात कर लिया था। रंगा बिल्ला एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकते हैं। वो संजय को गाड़ी से बाहर निकलने कहते हैं। संजय गाड़ी से बाहर आता है। रंगा संजय को गाड़ी से करीब 100 मीटर दूर ले जाता है। वो उसे झाड़ियों की तरफ ले जाकर एक कृपान से संजय को जोर से वार करता है। संजय वहीं खून से लथपथ गिर जाता है। इसी बीच गाड़ी में बिल्ला और गीता चोपड़ा थी। तभी बिल्ला गीता के साथ बलात्कार करने लगता है। बलात्कार के बीच में एक कृपान गीता के हाथ में आ जाता है। दरअसल बिल्ला ने गाड़ी में कई हथियार जैसे कि कृपान, चाकू रखे हुए थे।
वो बहादुर लड़की जोर से कृपान बिल्ला के सिर पे दे मारती है। बिल्ला के सिर पे एक गहरा जख्म हो जाता है। उधर रंगा संजय को घायल कर वापस गाड़ी के पास आता है। जब वो गाड़ी के पास आता है तो बिल्ला पूछता है, तूने काम कर दिया क्या? वो कहता है हाँ, लेकिन बिल्ला को रंगा पे यकीन नहीं था। दरअसल रंगा एक वार करने के बाद उसमें हिम्मत नहीं हुई थी कि वो संजय को कृपान से दोबारा मारे। बिल्ला बलात्कार से उठ खड़ा होता है, एक कृपान लेता है और संजय की तरफ जाता है। वो देखता है कि संजय खून से लथपथ जरूर है, लेकिन वो अभी मरा नहीं। कृपान से वो संजय के ऊपर कई वार करता है। संजय की वहीं पे मौत हो जाती है और उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। इसी बीच रंगा गीता चोपड़ा का गाड़ी में फिर बलात्कार करने लगता है। कितना खौफनाक मंजर था। एक तरफ एक भाई खून से लथपथ गिरा हुआ था, वहीं कुछ दूरी पे उसकी बड़ी बहन का एक गाड़ी में बलात्कार किया जा रहा था। बलात्कार के बाद जब रोती तड़पती हुई गीता चोपड़ा पूछती है कि उसका भाई कहाँ है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई आगे खड़ा है और गाड़ी का इंतजार कर रहा है, तुम भी वहां चलो। गीता चोपड़ा गाड़ी से उतरती है। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, पीछे से बिल्ला कृपान से उस पे वार करता है। गीता भी वहीं ढेर हो जाती है। रंगा और बिल्ला दोनों डेड बॉडीज को झाड़ियों में घसीट कर फेंक देते हैं। वहां से निकलने से पहले दोनों गाड़ी का नंबर बदलते हैं। करीब 10 बजे रंगा और बिल्ला वेलिंगटन अस्पताल, जिसे अब राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है, पहुंचते हैं। वहां जब डॉक्टर ये पूछता है कि ये जख्म कैसे लगा, तो दोनों ये कहते हैं कि उनका चोरों से सामना हो गया था और हाथापाई में चोरों ने तलवार मारा जो उनके सिर में जाके लगा। डॉक्टर इसको मेडिको लीगल केस बनाकर पुलिस को बता देते हैं। पुलिस सारी बात पूछती है और इलाज के बाद उस जगह पर जाने को कहती है। रंगा बिल्ला पुलिस को कहीं ले जाकर बरगला देते हैं और कहते हैं कि यही वो जगह है जहां पे उससे वारदात हुई थी। पुलिस कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, कल आना, हम लोग तफ्तीश कल करेंगे। इधर संजय और गीता के माँ बाप 8 बजे अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए आकाशवाणी को ट्यून करते हैं। रेडियो पे संजय और गीता की कोई आवाज नहीं आती है। संजय और गीता के माँ बाप रेडियो को बार बार ट्यून करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उन्होंने कोई गलत चैनल तो नहीं चला दिया है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो वो युगवाणी ही सुन रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद बाद में या अंत में उनके बच्चों की आवाज रेडियो पे सुनाई दे। वो और इंतजार करते हैं। युगवाणी खत्म हो जाती है, लेकिन गीता और संजय चोपड़ा की आवाज रेडियो पे कहीं नहीं आती है। आती भी तो कैसे आती दोस्तों। संजय और गीता चोपड़ा एक खौफनाक वारदात के शिकार हो चुके थे। उनकी तो आवाज हमेशा के लिए इन दो शैतानों रंगा और बिल्ला ने बंद कर दिया था। गीता के पिता मदन मोहन चोपड़ा स्कूटर उठाते हैं और सीधे आकाशवाणी भवन पहुंचते हैं। वो रिसेप्शन काउंटर पर जाकर पूछते हैं तो रिसेप्शन पे पता चलता है कि उनके बच्चों की कोई एंट्री नहीं है। फिर वो युगवाणी के प्रोड्यूसर से मिलते हैं। प्रोड्यूसर साहब बताते हैं कि उन्होंने गीता का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो आई ही नहीं। और जब गीता नहीं आई तो उन्होंने आनन फानन में किसी दूसरे बच्चे से प्रोग्राम करवा लिया। उनके पिता बहुत परेशान होकर घर फोन करते हैं कि शायद वो बच्चे घर पहुंच गए होंगे, लेकिन वो बच्चे घर पे भी नहीं पहुंचे थे। थोड़ी देर तक रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वो अपने बच्चों की उम्र, हुलिया और वो सारी जानकारी देते हैं जिससे उनको पहचाना जा सकता है। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिख लिया। इसके बाद उन्होंने सूचना दे दिया कि अगर ऐसे कोई बच्चे कहीं मिलते हैं तो इस थाने को बताया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 26 की रात गुजर गई, 27 का दिन और रात भी गुजर गया। पूरी फैमिली परेशान रहते हैं कि कोई सुराग तो मिले, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच मजलिस पार्क में एक लावारिस गाड़ी जिसका नंबर प्लेट फर्जी था बरामद होता है। पुलिस जब असली मालिक के पास पहुंचती है तो वो इसको अशोका होटल से चोरी की बात बताते हैं और पुलिस में दर्ज हुई रिपोर्ट को दिखाते हैं। बंद गाड़ी को जब खोला जाता है तो उसमें खून के धब्बे मिलते हैं और मिट्टी भी मिलती है। पुलिस सबूत के रूप में इन खून के धब्बे और मिट्टी को रख लेती है और आगे की कार्रवाई जारी रखती है। 28 को पूरा दिन गुजर गया, कहीं कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 28 की शाम को कुछ चरवाहे झाड़ियों में कुछ देखते हैं
जब वो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें कपड़े दिखाई देते हैं, और पास जाकर देखते हैं तो उन्हें 2 लाश दिखाई देती है। वो भागते हुए बगल के पुलिस चौकी पे जाते हैं और पुलिस को बता देते हैं। पुलिस वहां जाकर देखती है तो वहां 2 बच्चे थे। पुलिस जब और इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि ये वही 2 बच्चे हैं जिनके पिता ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई थी। अब माँ बाप को बच्चों की पहचान के लिए बुलाया जाता है। वो लाश को देखते तुरंत ही पहचान जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। लाश कई भागों में कटा हुआ था। देखने से ही लगता था कि लाश के साथ बहुत ही निर्दयता से वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार की भी पुष्टि होती है। अगले दिन ये बात मीडिया में पूरी तरीके से छा चुका था। बात एक नेवी ऑफिसर के 2 मासूम बच्चों की हत्या और उसमें से एक लड़की के बलात्कार की थी, और ये वारदात सेंट्रल दिल्ली के पास हुआ था। आखिर थोड़ी ही दूर पे संसद भवन और सारे राजनीतिज्ञों का घर है। इस विभत्स खबर को जानकर हर कोई आतंक और गुस्से से भर जाता है। लोगों को यह लगता है कि उसके घर की मासूम बेटियां, बच्चे, भाई बहन सुरक्षित नहीं हैं। अगर इस तरीके की वारदात होगी तो लोग कैसे चैन से सांस ले सकेंगे। धीरे धीरे ये बात दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल जाती है। बात भले ही पूरे देश में फैल जाए, लोगों में बहुत गुस्सा हो, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला था। अब बच्चों के पिता यानी नेवी ऑफिसर खुद एक ऐसा काम करते हैं जिससे इस केस को और भी ख्याति मिल जाती है और हर कोई इस कहानी को जान जाता है। दरअसल वो अखबारों में विज्ञापन देते हैं अपने बच्चों की फोटो के साथ और ये बताते हैं कि 26 की शाम को ये गायब हो गए थे। इसके बाद इनका बुरी तरीके से कटा हुआ सर धौला कुआं के पास बरामद हुआ है। अगर किसी को कोई जानकारी हो तो वो हमें बताएं या थाने में जाकर बताएं। ये विज्ञापन बहुत ही काम आता है और वो सारे लोग जिन्होंने गोल डाक खाने के पास उस वारदात को देखा था जिसमें रंगा बिल्ला गाड़ी में किडनैप करके गीता और संजय चोपड़ा को ले जा रहा था, वो वापस आते हैं। तभी पता चलता है कि उस समय एक आदमी ने फोन करके पुलिस को बताया भी था कि एक गाड़ी में 2 बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने नंबर भी लिखवाया था, लेकिन पुलिस वालों ने वो नंबर गलत लिख लिया था और उस दिन कुछ नहीं हो पाया था। धीरे धीरे सारी कहानी मीडिया, पुलिस को समझ में आ जाती है। अब तक मामला बहुत बड़ा हो चुका था। देश में कई जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। गीता चोपड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए। जो लोग विज्ञापन देखकर आगे आए थे और घटना के चश्मदीद थे, उनके कहने के बाद दोनों अपराधियों यानी रंगा और बिल्ला का स्केच बना दिया गया। उस स्केच को देश के विभिन्न अखबारों में तथा दूरदर्शन में प्रसारित किया गया। मामला को बढ़ते देख तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने भी इस घटना का संज्ञान लिया। उन्हें परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई और पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि इस केस को जल्दी से जल्दी क्रैक किया जाए ताकि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री के दखल के बाद यह मामला देश के हर नागरिक के जुबान पे था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे देश में बस एक ही बात है, एक ही काम है, और वो है कि गीता और संजय चोपड़ा के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाना। लेकिन 10 दिन हो गए, पुलिस के पास वारदात की कहानी थी, स्केच था, लेकिन कातिल अभी भी पुलिस से बहुत दूर था। 11वें दिन एक घटना ने पुलिस को कातिलों के पास पहुंचा दिया। 8 सितंबर को कालका मेल आगरा में रुकी हुई थी। वहां ट्रेन के कंपार्टमेंट में 2 लोग घुसते हैं। गलती से वो दोनों आर्मी के रिजर्व कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं। जब आर्मी के लोगों ने इन दोनों को देखा तो पूछा कि आप इस कूपे में क्यों चढ़े हो, क्या आपको पता नहीं ये आर्मी के लिए रिजर्व है। बिल्ला बहस करने लगता है। पहले वो कहता है कि वो भी आर्मी वाला है। जब वो ये कहता तो आर्मी वाले उससे आईडी पूछते हैं। आईडी तो उसके पास थी नहीं, तो वो और बहस करने लगता है। इसी बीच बिल्ला और आर्मी के उस जवान में हाथापाई शुरू हो जाती है।
वो दोनों तुरंत ही बिल्ला और रंगा को ओवर पावर करके वहीं पे पकड़ लेते हैं। तभी उसमें से एक आर्मी ऑफिसर कहता है, अरे ध्यान से देखो, ये दोनों वही नहीं है, तस्वीर अखबार में छपी हुई है और ये वो नहीं है जो दो बच्चों की हत्या और बलात्कार करके भागे हुए हैं। सारे आर्मी के अफसर रंगा और बिल्ला को देखते हैं। उसमें से कईयों को लगता है कि हाँ ये वही है, वो उसे पकड़ लेते हैं। वैसे रंगा और बिल्ला बार बार कहता है, चीखता है कि अरे नहीं, मैं तो उस दिन मुंबई में था। लेकिन आर्मी वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं। तभी आर्मी वाले उसके सामान की तलाशी लेते हैं। उसके बैग में खून से लथपथ एक कपड़ा मिल जाता है। अब आर्मी वाले उसे बिल्कुल पकड़ लेते हैं। तब तक गाड़ी खुल चुकी थी। जब गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है तो रंगा और बिल्ला को जीआरपी के थ्रू दिल्ली पुलिस के हवाले कर देते हैं। दिल्ली पुलिस के सामने भी रंगा और बिल्ला मासूम बनता है और वो कहता है कि उसका इस वारदात से कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके सिर पे जो जख्म थे वो इस बात को बता रहे थे कि वही रंगा और बिल्ला हैं जिन्होंने उस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। खैर, पुलिस इस बात को साबित करने के लिए कि रंगा बिल्ला ही है, वेलिंगटन यानी आरएमएल अस्पताल ले जाते हैं। वहां जो डॉक्टर जिन्होंने रंगा और बिल्ला की मरहम पट्टी की थी वो रंगा और बिल्ला को आसानी से पहचान लेते हैं। इसके बाद क्या था, पुलिस रंगा बिल्ला को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस आगे की तफ्तीश जारी रखती है। गाड़ी में मिले थंब प्रिंट से रंगा और बिल्ला के थंब प्रिंट का मिलान किया जाता है और वो मिल जाता है। जब पुलिस पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है कि ये दोनों अपराधी रंगा और बिल्ला ही हैं, तो वो रंगा और बिल्ला को 3rd डिग्री देते हैं। इसके बाद रंगा और बिल्ला धीरे धीरे सारी वारदात की कहानी को एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल रंगा और बिल्ला ये कहता है कि उन्होंने मुंबई इस वजह से छोड़ा था क्योंकि उसका दोस्त श्याम किसी अपराध में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। उन्हें लगा कि अगर वो वहां रहते हैं तो श्याम इन दोनों के बारे में भी बता देगा और गाड़ियों की चोरी और अपहरण के मामलों में ये मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। ये दोनों पहले वहां से एक गाड़ी चुराकर अहमदाबाद जाते हैं। वहां ट्रेन में बैठकर ये दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली से हरियाणा जाकर अपने घर में अपने लोगों से मिलते हैं। इसके बाद ये दिल्ली वापस आकर मजलिस पार्क में एक किराया कमरे पे लेते हैं। उसी दिन ये 2 गाड़ियां चोरी करते हैं। उन्हें मजा नहीं आता उन गाड़ियों में। फिर ये अशोका होटल से एक चमचमाती हुई गाड़ी को चोरी करते हैं। इसके बाद वो किसी और शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। दुर्भाग्य से उस दिन शिकार के रूप में कोई और नहीं बल्कि संजय और गीता चोपड़ा मिल गए थे। पहले तो इरादा इनको छोड़ने का था, लेकिन हालात कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की हत्या कर देते हैं। हत्या करने से पहले ये गीता चोपड़ा का बलात्कार भी करते हैं। जब केस पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है तो अगले दिन सारे अखबार में पहली हेडलाइन होती है, रंगा और बिल्ला पकड़े गए। जी हाँ, ये वही रंगा और बिल्ला हैं जिन्होंने उन 2 मासूमों की हत्या और बलात्कार किया था। पुलिस केस की आगे तफ्तीश करती है। धीरे धीरे पुलिस सारे सबूत को जुटा लेती है और एक लंबी चार्जशीट फाइल की जाती है। प्रधानमंत्री खुद इस केस को क्रैक होने के बाद आर्मी के जवान और दिल्ली पुलिस को शाबाशी देते हैं। बात कोर्ट में जाती है। लोअर कोर्ट ही इन दोनों को फांसी दे देता है। ये अपील के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट भी इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखता है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखता है। इसके बाद ये तब के महामहिम राष्ट्रपति से भी आवेदन करते हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति भी इनकी मर्सी पिटीशन को तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। 4 साल में ये दोनों अपराध से लेकर फांसी के फंदे तक पहुंच गए थे। जनवरी 1982 वो महीना था जिस महीने में इनको फांसी दी जानी थी। इस घटना की चर्चा इतनी ज्यादा थी कि बहुत सारे लोग, खास करके मीडिया वर्ग, ये जानना चाहता था कि इस तरीके के लोग कैसी मानसिकता के होते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है किसी हत्या करने से पहले। वो लोग इन दोनों रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू करना चाहते थे। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने
इंटरव्यू करने का मौका नहीं दिया। फिर 5 मुख्य अखबारों के पत्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाकर रिक्वेस्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें इंटरव्यू लेने की इजाजत दे देता है, इस शर्त पे कि अगर वो दोनों इंटरव्यू देना चाहें तो। फांसी के एक दिन पहले ही दोनों का इंटरव्यू 5 पत्रकारों ने लिया। बिल्ला ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। रंगा ने इंटरव्यू दिया, वो फूट फूट कर रो रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने कोई काम नहीं किया है। बार बार वो बिल्ला की तरफ इशारा करता। अगले दिन वो इंटरव्यू की सारी बातें प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से छापी गई थी। उसके अगले ही दिन रंगा और बिल्ला को फांसी दिया गया। जेल के अधिकारी बताते हैं कि बिल्ला तो फांसी पे आसानी से चढ़ गया था, लेकिन रंगा फांसी के फंदे की तरफ जा ही नहीं रहा था। उसे घसीटता हुआ फांसी के फंदे तक ले जाया गया था। फांसी के फंदे के बाद भी जब जेलर ने देखा तो वो जिंदा था। उसे दोबारा लटकाया गया। अखबारों में खबर छपी थी कि फांसी के बाद भी वो तकरीबन 1 घंटे तक जिंदा था। दोस्तों, ये घटना इतनी बड़ी थी कि सारा देश हिल गया था। लोगों ने उन दोनों बच्चों की तारीफ भी की कि कितने कम उम्र के होते हुए भी इन दोनों अपराधियों का उन्होंने सख्ती से मुकाबला किया। गीता चोपड़ा ने तो कृपान मारकर बिल्ला के सिर पे गहरा घाव कर दिया था। गीता और संजय चोपड़ा को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। सचमुच दोनों एक बहुत ही बहादुर बच्चे थे। सारा देश उनको हमेशा याद रखेगा। बाद में उनके नाम पर संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड सरकार ने शुरू किया। ये अवार्ड उस समय इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के कहने के बाद शुरुआत किया गया था। हर साल 26 जनवरी को आप 2 बच्चों को ये अवार्ड लेते हुए देख सकते हैं। उन बच्चों को हाथी पर बिठाकर राजपथ में राष्ट्रपति खुद सम्मान करते हैं। दोस्तों, अगली कहानी में मैं फिर मिलूंगा। हम सभी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा वारदात दुनिया में कभी ना हो। कभी किसी मासूम की इज्जत आबरू ना लूटी जाए, कभी किसी बच्चे की हत्या ना हो। अपराध की सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।